एक्चुअल में ये डिनर भी कृतिका ही सभी को दे रही है। वो नहीं चाहती थी कि क्रू को ऐसा लगे कि वो उनकी नजर में अच्छा बनने के लिए या उनका फीवर पाने के लिए ऐसा कर रही है। इसलिए उसने मुझे इस पार्टी का क्रेडिट लेने के लिए कहा। तुम्हें कृतिका से इस बारे में बात करनी चाहिए। अगर वो तुम्हें पार्टी में आने से मना नहीं करती है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनुष्का उसकी बात सुन अपने नाक मुंह सिकोड़ने लगी। वो सच में चाहता था कि कृतिका से वो पार्टी में आने की परमिशन ले। इस तरह तो उसे उस लड़की से प्यार से बातें करनी होंगी। कृतिका उन दोनों की बातें सुनने के बाद भी शांत खड़ी रही। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। वो खुद से आगे बढ़कर अनुष्का को इनवाइट करने के मूड में जरा भी नहीं थी। दूसरी तरफ अनुष्का दिवाकर की गुड लिस्ट में आने की कोशिश में थी ताकि कृतिका की ही तरह फ्यूचर में वो अपनी मूवी में उसे भी कास्ट करने के बारे में सोचे। वो कहते हैं ना, अपने फायदे के लिए वक्त आने पर गधे को भी पाप बनाना पड़ता है। अनुष्का के मन में कुछ ऐसा ही चल रहा था। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कृतिका से पूछा, कृतिका तुम्हें अपनी पार्टी में मेरे आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कृतिका की भौहें उसके सवाल को सुनकर उठ गई। अनुष्का को ऐसा लग रहा था कि चूंकि उसने खुद उससे पार्टी में आने के लिए पूछा था तो वो उसे मना नहीं करेगी। उसे लगा कि कृतिका एक भोली भाली लड़की है जो सीधे सीधे किसी के मुंह पर उनकी इंसल्ट नहीं करेगी। किसी के सामने थोड़ा अच्छा बनना जरूरी होता है ताकि फ्यूचर में जब तुम उससे मिलो तो वो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करे। ये बात फिल्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा चलन में थी। सच कहा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में पीठ पर छुरा घोंपने वालों की कोई कमी नहीं होती है, खासकर सेलिब्रिटीज। वो तो एक दूसरे के साथ बार बार ये करते थे। उन लोगों को एक दूसरे का कोई ना कोई राज जरूर मालूम होता था। इसलिए जब भी कोई किसी की रेपुटेशन बर्बाद करना चाहता था तो उसे कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। इसी वजह से इंडस्ट्री में कोई भी एक दूसरे को बहुत ज्यादा नाराज नहीं करता था। चूंकि अनुष्का ने खुद से कृतिका से उसकी परमिशन मांगी थी, इसलिए उसे यकीन था कि वो उसे ना नहीं कहेगी। वो बस उसके हाँ कहने के इंतजार में थी। इसी वजह से उसने कृतिका के एक्सप्रेशन की कॉपी करते हुए अपनी भौहें बिल्कुल उसी की तरह उठाई। लेकिन ऐसा करते हुए वो एकदम से भद्दी और बेवकूफ दिखाई पड़ रही थी। हाँ, मुझे प्रॉब्लम है, कृतिका ने काफी कैजुअली होते हुए वो बात कही। अनुष्का ने इस बात पर शुरू में ध्यान नहीं दिया कि कृतिका ने क्या कहा था। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो। मैंने कहा कि मुझे प्रॉब्लम है। कृतिका ने उसकी बात को काटते हुए रोखेपन से कहा, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती? ये पार्टी सेट पर मेरा आखिरी दिन है और सेट पर अपना आखिरी दिन मैं किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं बिताना चाहती जो मुझे जरा भी पसंद नहीं। इससे मेरा अच्छा खासा पार्टी का मूड खराब हो जाएगा। तुम बेहुदा लड़की। अनुष्का को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने लोगों के बीच में कृतिका ने उसे पार्टी में आने से मना कर दिया। उसने वो सब काफी रूखेपन से कहा था। कृतिका, अब तुम बात को कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ा रही हो। मैंने खुद आगे बढ़कर हमारे बीच की गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की और तुमने सीधे सीधे मुझे धुतकार दिया। अनुष्का के बोल भले ही मीठे थे, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी नफरत से भरे हुए थे। बस भी करो, हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं थी जिसे तुम दूर करने की कोशिश करो। तुम्हें बस दिवाकर सर के करीब आने का मौका ढूंढना है ताकि तुम उनकी चापलूसी कर उनकी गुड लिस्ट में आ सको। फ्यूचर में तुम पहले की तरह ही मुझे टारगेट करती रहोगी क्योंकि तुम आगे जाकर ऐसा कुछ जरूर करोगी। तो मैं तुम्हें अपनी पार्टी में क्यों इनवाइट करूं? अनुष्का भड़क उठी। उसका चेहरा किसी भट्टी की तरह दहकने लगा। कृतिका का उसे पार्टी में आने से मना करना अलग बात थी, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों के सामने उसने उसके मन में चल रही बात भी उजागर कर दी। सच कहा जाए तो अगर कृतिका ऐसा कुछ भी नहीं कहती तो भी वहां मौजूद सभी लोग इस बात को अपने आप समझ सकते थे। लेकिन फिर भी जिस तरह से कृतिका ने ये सब कहा, उससे अनुष्का एकदम से शर्मिंदा हो उठी। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, अनुष्का ने तुरंत अपनी सफाई में कहा। कृतिका उसे चिढ़ाने के अंदाज में मुस्कुरा उठी। तो फिर मेरे तुम्हें पार्टी में आने से मना करने पर तुम्हें बिल्कुल भी नाराज नहीं होना चाहिए, क्यों? दिवाकर सर। कृतिका की बात सुन अनुष्का आंखों में आंसू लिए दिवाकर की तरफ पलटी। कृतिका अब अपने पेट पर हाथ रखकर हंस पड़ी।
इतनी अच्छी एक्टिंग तुमने शूटिंग के दौरान की होती तो हमें बार बार रीटेक्स नहीं लेने पड़ते। अब उसकी बात सुनकर अनुष्का अंदर ही अंदर सुलग उठी। उस वक्त सच में अनुष्का कृतिका को चीर डालना चाहती थी। भले ही उसने वो कहा नहीं, लेकिन हर कोई उसके मन में आ रहे ख्याल को समझ सकता था। जो आंसू पल भर पहले उसकी आंखों में छलक आए थे, वो अचानक से कहीं गायब हो गए। फाइनली दिवाकर ने कहा, ये डिनर पार्टी कृतिका के सेट पर आखिरी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम इस पार्टी का हिस्सा बनो। तो अच्छा यही रहेगा कि तुम इस पार्टी में मत आओ। दिवाकर सर? अनुष्का एकदम से हैरान हो गई। दिवाकर ऐसा कैसे कह सकता था? वो फिल्म का डायरेक्टर था, उसे कृतिका की साइड लेने की क्या जरूरत थी? भले ही ये कृतिका की फेयरवेल पार्टी थी, लेकिन वो भी तो इस फिल्म का हिस्सा थी। वो कैसे उसे दरकिनार कर सकता था? अभी उसके मन में ये सब चल ही रहा था कि दिवाकर ने उसे समझाने की कोशिश की। अनुष्का, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। कृतिका के साथ बिना बात के दुश्मनी मत निभाओ। देखो, फिर तुम्हारे लिए सब अपने आप ठीक हो जाएगा। वो लड़की खुद को बेवकूफ बना रही थी। अगर वो कृतिका के साथ अच्छे से बिहेव करती तो क्या उसे आगे किसी भी फिल्म में काम करने के लिए मिलने वाले ऑफर के बारे में सोचना पड़ता? उससे दुश्मनी मोल लेकर वो लड़की अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रही थी। दिवाकर ने उससे आगे कोई बात करना जरूरी नहीं समझा। बाकी सभी को जरूरी ऑर्डर देने के बाद वो वहां से लौट गया। इस दौरान ज्योति चुपचाप अनुष्का के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर रही थी। ये देखकर कि काफी वक्त बीत जाने के बाद भी जब अनुष्का का गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ है, तो उसने उसके पास जाकर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उसे लग रहा था कि कहीं कृतिका और दिवाकर का गुस्सा वो उस पर ही ना उतार दे। अभी उसके मन में ये सब बातें चल ही रही थी कि अचानक से अनुष्का ने जोर से उसे पुकारा, ज्योति यहाँ आओ। डरते हुए ज्योति किसी तरह अनुष्का के पास आई। यस मैम। एक गहरी सांस लेने के बाद अनुष्का ज्योति के करीब आई। फिर उसने उसके कानों में धीरे से कुछ कहा, जैसा मैंने कहा वैसा करो। उसकी बात सुनने के बाद ज्योति ने हैरान होकर अपना मुंह अपने दोनों हाथों से ढक लिया। कुछ पल के बाद जब वो उस सदमे से बाहर आई तो उसने उससे सवाल किया, आप दिवाकर सर को भी इसमें घसीटना चाहती हैं? अगर उन्हें, क्या उन्हें? जब तक तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी तब तक उन्हें या किसी और को भी कुछ पता नहीं चलेगा। अनुष्का ने उसकी बात को काटते हुए कहा, तुम किसी को कुछ कहोगी तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं मैम, आप मेरी बॉस हैं, मैं आपके अगेंस्ट कैसे जा सकती हूँ? भरोसा रखिए, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। ज्योति ने तुरंत रिप्लाई किया, मुझे तुम पर यकीन है। अनुष्का हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली। कृतिका की डिनर पार्टी काफी सिंपल रही। सभी ने कृतिका का ख्याल कर ड्रिंक करने की जिद नहीं की। एक दूसरे के साथ हंसकर बातें करते हुए उन सभी ने डिनर को एंजॉय किया। उसके बाद वे सब होटल वापस लौट आए। होटल के कमरे में आने के बाद कृतिका के मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि कैसे वो अगले दिन जितनी जल्दी हो सके वापस निखिल और अपने माँ के पास मुंबई पहुंच सके। हॉट शावर लेने के बाद वो अपने बेड पर जाने ही वाली थी कि उसे अनिरुद्ध का कॉल आया। अनिरुद्ध, क्या बात है, इतनी रात में कॉल कैसे किया तुमने? कृतिका ने सरप्राइज होते हुए उससे सवाल किया। कृतिका, कुछ बुरा हुआ है। अनिरुद्ध उस वक्त काफी सीरियस लग रहा था। वो किसी भी तरह के हंसी मजाक के मूड में नहीं था। क्या हुआ? कहीं माँ को कुछ? माँ तो ठीक है ना? पूरी दुनिया में कृतिका को सबसे ज्यादा फिक्र अपनी माँ को लेकर थी। वो हर वक्त उनके लिए कहीं न कहीं थोड़ा परेशान जरूर रहती थी, खासकर तब जब वो उनके पास ना होकर उनसे दूर होती थी। आंटी बिल्कुल ठीक है, उनकी चिंता मत करो, इस बार प्रॉब्लम में तुम हो, अनिरुद्ध ने कहा। मैं? कृतिका कंफ्यूज थी। मैं तो यहाँ नेपाल में हूँ और काफी अच्छे से हूँ। आज मेरे हिस्से की शूटिंग भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई और कल मैं मुंबई वापस लौट रही हूँ। मैं तुम्हें कुछ पिक्चर्स सेंड कर रहा हूँ, उन्हें अच्छे से देखो, उसके बाद मुझे कॉल करो। अनिरुद्ध सच में काफी सीरियस था। इतना कहने के तुरंत बाद उसने कॉल कट कर दिया। कुछ सेकंड के बाद ही कृतिका के व्हाट्सएप पर अनिरुद्ध की भेजी गई पिक्चर्स आ गई। उन तस्वीरों में सिर्फ कृतिका और डायरेक्टर दिवाकर एक साथ वॉक करते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद उन तस्वीरों में वो साथ में किसी होटल में जाते हुए और फिर साथ में
होटल से वापस आते हुए दिखाई दे रहे थे, जो कि कृतिका जानती थी कि वो एक्चुअल में उस होटल में अपने पूरे क्रू के साथ डिनर के लिए गई थी, वरना उन तस्वीरों को देखकर उसे भी यही लगता कि उसके और दिवाकर के बीच में किसी किसी तरह का अफेयर चल रहा है। कृतिका, जो खुद उस पार्टी का हिस्सा थी, वो भी उन तस्वीरों को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो गई थी। अनिरुद्ध ने कृतिका को कुछ स्क्रीनशॉट्स भी सेंड किए थे, जिसमें एक फेक व्हाट्सएप अकाउंट से किसी ने उसे कांटेक्ट कर कृतिका से जुड़े इस मैटर के बारे में इन्फॉर्म किया था। स्क्रीनशॉट्स। XYZ, फिल्म इंडस्ट्री में मेरी जगह मामूली सी है, लेकिन इस वक्त मेरे पास जो खबर है वो बहुत बड़ी है। अनिरुद्ध, कैसी खबर? XYZ, आप जानते हो ना कि डायरेक्टर दिवाकर अपनी अभी फिल्म फाइट क्वीन की शूटिंग कर रहे हैं। अनिरुद्ध, हाँ। XYZ, हमारे क्रू में एक नई एक्ट्रेस आई है, उसका नाम कृतिका है। उसने दिवाकर के साथ हुकअप किया है, वो दोनों साथ में एक होटल में भी गए थे। अनिरुद्ध, क्या ये पिक्चर्स असली हैं? XYZ, हाँ बिल्कुल। शायद मैंने आपको बताया नहीं कि मेरी नेटिव कंट्री नेपाल है और मैं यहीं रहती हूँ। यहाँ तो हर कोई दिवाकर और इस एक्ट्रेस के बीच चल रहे अफेयर को जानता है। चूंकि शूटिंग शहर से काफी दूर एक गांव में हो रही है, तो उन्होंने अपने रिश्ते को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। उन्हें लगा होगा कि यहाँ गांव में किसी को उनसे क्या लेना देना। मेरे क्लासमेट का भाई उसी होटल में काम करता है जहाँ वो लोग ठहरे हुए हैं। उसने मुझे बताया कि कृतिका नाम की एक्ट्रेस हर दिन रात में डायरेक्टर दिवाकर के कमरे में जाती है। उस स्क्रीनशॉट्स में लिखे मैसेजेस को पढ़ने के बाद कृतिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत अनिरुद्ध को कॉल किया। तुमने सारे पिक्स देख लिए? अनिरुद्ध ने कॉल रिसीव करते ही सवाल किया। हाँ। शायद तुमने किसी की इंसल्ट की है या किसी को तुमसे सेट पर कोई प्रॉब्लम है? अनिरुद्ध ने वो सवाल पूछा। उसने एक पल के लिए भी कृतिका पर शक नहीं किया। निखिल, जो कि आधी फिल्म इंडस्ट्री का एक तरह से मालिक था, उसकी गर्लफ्रेंड होने के बाद कोई बेवकूफ लड़की ही किसी डायरेक्टर के साथ हुकअप कर फिल्मों में नाम कमाने की कोशिश करती। अनिरुद्ध कृतिका का इकलौता दोस्त था। वो काफी लंबे समय से उसे जानता था। कृतिका पर शक करने की उसके पास कोई वजह नहीं थी। कृतिका ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया, मुझे किसी पर शक तो है, लेकिन ऐसे सीरियस मैटर में किसी पर शक होने भर से बात नहीं बनेगी। मुझे स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए होगा। एक काम करते हैं, तुम मुझे उस व्हाट्सएप अकाउंट का नंबर शेयर करो। मैं निखिल को कहकर इस अकाउंट को उसके सोर्सेस से चेक करवाती हूँ। मैंने आज अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी, इसलिए दिवाकर सर पूरे क्रू के साथ मुझे फेयरवेल पार्टी दे रहे थे। इसी वजह से मैं और वो और हमारा पूरा क्रू साथ में एक रेस्टोरेंट डिनर के लिए गए थे। वो मेरे और निखिल के रिश्ते को जानते हैं, इस वजह से सेट पर भी वो मेरे साथ काफी अच्छे तरीके से पेश आ रहे थे। मैं समझ सकता हूँ, अनिरुद्ध ने कहा, क्योंकि किस्मत से जिसने भी तुम्हारे खिलाफ ये रूमर फैलाने की कोशिश की है, उसने सबसे पहले मुझे कांटेक्ट किया। मीडिया में आने से रोकने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इसके न्यूज में नहीं आने पर वो शख्स किसी और रिपोर्टर से भी कांटेक्ट कर सकता है। इसलिए निखिल को इस मैटर में जल्दी ही कुछ करना होगा। इतना कहने के बाद अनिरुद्ध ने कॉल कट कर दिया। कुछ पल के बाद ही कृतिका के मोबाइल पर उसने उस व्हाट्सएप अकाउंट का नंबर शेयर कर दिया। कृतिका ने तुरंत निखिल को कॉल किया। पहली रिंग में ही उसने कृतिका का फोन रिसीव कर लिया। क्या बात है, कल तो तुम आ ही रही हो, फिर भी मुझसे मिलने की इतनी बेचैनी? बेचैन तो मैं हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा दिमाग किसी और इम्पोर्टेंट बात में उलझा हुआ है, कृतिका ने हंसते हुए कहा। अनिरुद्ध से इतनी बुरी खबर मिलने के बाद भी वो ज्यादा स्ट्रेस में नहीं थी। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं जिसे वो हैंडल न कर पाती, इसलिए इसे लेकर कुछ खास परेशान होने की उसे कोई जरूरत नहीं थी। क्या हुआ? निखिल सरप्राइज हो गया। मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी चीज है तुम्हारी लाइफ में जिसमें तुम उलझ गई हो? कृतिका ने जल्दी ही निखिल को अनिरुद्ध से पता चली सारी बात बता दी। इसलिए मुझे ये जानना है कि व्हाट्सएप अकाउंट किसका है। वो सब सुनने के बाद दूसरी तरफ से फोन पर कृतिका को निखिल की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वो समझ गई कि निखिल वो सब सुनने के बाद काफी गुस्से में है। कुछ देर वेट करो, मैं तुरंत किसी को इसके बारे में पता लगाने के लिए कहता हूँ। उस वक्त निखिल ने कृतिका से और थोड़ी देर बात करना जरूरी नहीं समझा। कॉल कट करने के साथ ही उसने अनुपम को कॉल लगाया। तुम्हारे पास बस आधे घंटे का समय है।
अनुपम सिर से लेकर पांव तक पानी पानी हो गया। कुछ भी कहे बिना उसने तुरंत उस अकाउंट को अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। उसने खुद से मन ही मन चिल्लाते हुए कहा, कौन है ये बेवकूफ लोग, उन्हें समझ में नहीं आता कि कृतिका से उलझकर ये लोग अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। इन जाहिलों के कारण मेरा जीना हराम हो जाता है। जैसे निखिल को उम्मीद थी, हाफ एन आवर बीतने के कुछ सेकंड्स पहले ही उसे अनुपम का कॉल आ गया। उसने उसे बताया कि वो व्हाट्सएप अकाउंट अनुष्का की असिस्टेंट ज्योति का था। कृतिका ने निखिल को पहले ही बता रखा था कि कैसे वो लड़की बार बार उसे परेशान करती रहती है। साथ ही उसने उसे उस लड़की के खिलाफ कुछ करने से मना भी कर रखा था। वो उसे खुद ही हैंडल करना चाहती थी। निखिल के पास कृतिका की बात को मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन कृतिका के उसे मना करने के कारण उसने ऐसा कुछ नहीं किया। पर अब अनुष्का ने उसे मौका दिया था कि वो उसकी जिंदगी तहस नहस कर दे। निखिल ने इस बारे में ओबरॉय कॉर्पोरेशन के पीआर डिपार्टमेंट को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसे वहां काम करने वाले सभी लोगों पर पूरा भरोसा नहीं था। ये मैटर कृतिका से जुड़ा हुआ था और रुखसार, जो कि कृतिका को अपना दुश्मन मानती थी, वो उससे बदला लेने के लिए किसी न किसी तरह इस मैटर को मीडिया में लीक जरूर कर देती। इसलिए निखिल ने सीधे सीधे कुणाल को कॉल किया। उसने उसे एक खास हिदायत दी कि हर मीडिया चैनल और इंटरनेट अकाउंट को वो अपनी कंपनी की तरफ से खुद कॉल और ईमेल करके इस फेक न्यूज को टेलीकास्ट होने से रोके। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ओबरॉय कॉर्पोरेशन में काम करने वाली एक मामूली सी पीआर की पहुंच निखिल ओबरॉय के साथ साथ पीआर सेक्टर में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी के ओनर कुणाल तक होगी। कुणाल, जो पर्सनली मीडिया चैनल्स को कॉल कर उन्हें ये हिदायत दे रहा था कि वो कृतिका से जुड़े उस फेक न्यूज को टेलीकास्ट ना करे। निखिल और कुणाल का मिलकर इस घटिया न्यूज को फैलने से रोकने के लिए काम करना एक तरह से आधी से अधिक फिल्म इंडस्ट्री के एक साथ काम करने के जैसा था। सच कहा जाए तो सारे मीडिया चैनल्स अगर इंडस्ट्री में सरवाइव करना चाहते थे तो वो निखिल और कुणाल की बात को टाल नहीं सकते थे। देखा जाए तो ये एक छोटा सा स्कैंडल था, एक अनपॉपुलर एक्ट्रेस को लेकर, लेकिन चूंकि इसमें दिवाकर जैसे बड़े डायरेक्टर का नाम जुड़ा हुआ था तो ये एक बड़ा स्कैंडल बन सकता था। फिर भी सिर्फ कुछ पिक्चर्स से इसे सच साबित नहीं किया जा सकता था। इसी वजह से सभी मीडिया आउटलेट्स ने इसे टेलीकास्ट और पब्लिश ना करने की बात आसानी से मान ली। इस पूरे मैटर को सॉल्व करने में निखिल को मुश्किल से बस 1 घंटे का समय लगा। उसके बाद निखिल ने कृतिका को कॉल किया। मैंने मैटर सॉल्व कर दिया है, इसे लेकर कोई भी न्यूज मीडिया में नहीं आएगी, और हाँ, वो व्हाट्सएप अकाउंट अनुष्का के असिस्टेंट ज्योति का है। अब ये कहा जा सकता था कि अनुष्का का फिल्मी करियर एक तरह से खत्म हो चुका है। उसने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मेरे करियर के शुरू होने से पहले ही वो मेरी इमेज को बर्बाद कर देना चाहती थी। देखना, मैं उसकी इमेज को इस तरह से बर्बाद करूंगी कि वो सालों तक इंडस्ट्री में किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाएगी। कृतिका काफी गुस्से में थी, साथ में वो थोड़ा घबराई हुई भी थी। आखिरकार अगर उसके पास निखिल का सपोर्ट ना होता तो वो इस सिचुएशन से कभी बाहर नहीं निकल पाती, और इस वजह से अब वो अनुष्का पर कोई दया दिखाने वाली नहीं थी। फोन की दूसरी तरफ से उसे निखिल के हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। हा हा हा, तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है तुम वो करो, किसी भी चीज को लेकर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड जी। निखिल से थोड़ी और देर बात करने के बाद कृतिका ने फोन कट कर दिया। उसके तुरंत बाद उसने दिवाकर को कॉल किया, क्योंकि उस न्यूज में दिवाकर का नाम भी जुड़ा हुआ था। इसलिए अगर वो उससे डायरेक्टली बात नहीं करती तो उनके बीच कोई ना कोई गलतफहमी जरूर पैदा हो जाती। उसके बाद उसने दिवाकर को हर एक बात बता दी। मेरे पास पक्के सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि घटिया काम अनुष्का ने किया है। दिवाकर सरप्राइज भी था और गुस्सा भी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनुष्का इतनी बड़ी बेवकूफी करेगी। इस तरह के किसी भी स्कैंडल से फिल्म को कोई फायदा नहीं होता। इसके अलावा ये बात पूरी तरह से फेक भी थी। वो फिल्म का कोई एक्टर नहीं
बल्कि डायरेक्टर था। अगर वो किसी स्कैंडल में फंसता है तो उसकी मूवी को फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा पाता। लोग उसकी इस मूवी के साथ साथ आगे की आने वाली सभी मूवीज को बायकॉट कर देते। साथ ही फिल्म में काम कर रहे एक्टर की पॉपुलैरिटी पर मूवी के फ्लॉप होने से असर पड़ता। वो पहले की तरह मशहूर नहीं रह जाते या उनकी पॉपुलैरिटी में भारी गिरावट आती। बेवकूफ अनुष्का, इसके पास दिमाग है भी या नहीं? कृतिका को मिलने वाले निखिल के सपोर्ट को अगर वो साइड भी कर दे तो भी उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि कृतिका के नाम को बर्बाद करने के लिए उसने उसे भी इस मैटर में घसीट लिया। अब दिवाकर को समझ में आ रहा था कि किसी अमीर आदमी के सपोर्ट के बावजूद भी अनुष्का अब तक फिल्म इंडस्ट्री में पॉपुलर क्यों नहीं हो पाई थी। जिस हद तक इस लड़की के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, उसके बाद भी अगर ये कभी पॉपुलर हो गई तो वो आगे से फिल्में बनाना छोड़ देगा। निश्चित ही अब वो निखिल ओबेरॉय की बैड लिस्ट में आ गई थी। अब अनुष्का का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सरवाइव करना मुश्किल था। फेमस होना तो बहुत दूर की बात थी। इसलिए उसके पॉपुलर होने पर फिल्में ना बनाने का ख्याल जो दिवाकर के मन में आया था, उसे लेकर वो काफी कॉन्फिडेंट था। लेकिन निखिल अनुष्का को कैसे सबक सिखाने वाला है, ये उसका अपना मैटर था। और उस लड़की से दिवाकर को खुद कैसे निपटना है, ये बात उसके मन में भी चल रही थी। क्योंकि आज अनुष्का ने उसके साथ खेल खेलने की कोशिश की थी, तो उसने खुद से प्रॉमिस किया कि आगे से अपनी किसी भी फिल्म या टीवी शो में वो उस लड़की को कभी कोई काम नहीं देगा। दिवाकर सर, इस बारे में बताने के अलावा मुझे आपसे एक सवाल भी पूछना था। टिपिकली किसी मूवी के थिएटर में आने के बाद उसकी पॉपुलैरिटी के कम होने में और उसकी बॉक्स ऑफिस अर्निंग के कम होने में कितना समय लगता है? कृतिका ने सवाल किया। उसके सवाल से कंफ्यूज होते हुए दिवाकर ने जवाब दिया, तीसरे सप्ताह की शुरुआत से किसी भी फिल्म की पॉपुलैरिटी और बॉक्स ऑफिस अर्निंग में कमी आने लगती है। वैसे तुम ये क्यों पूछ रही हो? कृतिका दिवाकर से कुछ भी छिपाना नहीं चाहती थी। उसने उसे सब कुछ एक्सप्लेन किया। अनुष्का ने मेरी इमेज को खराब करने की कोशिश की है, इसलिए मैं उसे इतनी आसानी से तो माफ नहीं करूंगी ना। क्योंकि इस वक्त फिल्म की प्रमोशन स्टार्ट होने वाली है, इसलिए मैं फिल्म से जुड़े किसी भी मैटर पर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं फैलाना चाहती हूँ। लेकिन फिल्म के रिलीज होने के बाद जैसे ही फिल्म की पॉपुलैरिटी कम होनी शुरू होती है, हम उस वक्त किसी भी तरह की न्यूज मीडिया में फैला सकते हैं, चाहे वो न्यूज अच्छी हो या बुरी। फिल्म की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में वो न्यूज हमारी पूरी हेल्प करेगी। मैंने अनुष्का के लिए कुछ नेगेटिव न्यूज मटेरियल तैयार किए हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि आप मेरे ऐसा कुछ करने से सहमत होंगे या नहीं। दिवाकर जानता था कि कृतिका पीआर सेक्टर में कितनी माहिर है और उसके काम करने का तरीका कितना बोल्ड है। वो तुम्हें अपना सारा प्लान बता देगी जो वो आगे जाके करने वाली है, इस बात की परवाह किए बगैर कि कहीं तुम उसके प्लान को लीक ना कर दो या वो जो कदम उठाने वाली है उसके परिणाम क्या होंगे। उसके अंदर इस तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस शायद उसके जन्म से ही था। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दिवाकर तुरंत उसके प्लान को लेकर अग्री हो गया। इससे ये बात साबित होती थी कि अनुष्का की हरकतों के कारण दिवाकर भी अब उससे बुरी तरह गुस्सा हो गया था। फिल्म के प्रोड्यूसर्स और बाकी के लोगों को अगर तुम्हारे उठाए गए कदम से प्रॉब्लम होती है तो मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा। तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है, बिना किसी हेजिटेशन और डर के तुम वो करो। थैंक्स सर, कृतिका ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया। ऐसे मेरे मन में भी एक आइडिया है। क्योंकि तुम एक प्रोफेशनल पीआर रह चुकी हो, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो जो बात मेरे मन में आई है और जो मैं करना चाहता हूँ वो ठीक होगा या नहीं? दिवाकर ने कहा। मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा। अनुष्का ने इस मामले में मुझे घसीट कर अपनी सारी हदें पार कर दी है, इसलिए मेरे पास कोई और रीजन नहीं कि मैं उसे आगे भी अपने साथ रखूं। हो सकता है वो फिर से मेरे खिलाफ कोई चाल चले। साथ ही मैं ये भी नहीं चाहता कि वो मेरी मूवी में काम करने के कारण जरा सी भी पॉपुलैरिटी हासिल कर पाए। तो अगर मैं उसके हिस्से के सारे सीन्स फिल्म में से डिलीट कर दूं तो क्या ठीक रहेगा? कृतिका ने हैरानी में अपनी भौहें उठाई। सारे सीन्स डिलीट करना, क्या ऐसा हो सकता है? दिवाकर ने हल्का प्राउड होते हुए जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। पहली बात तो ये कि उसे मेरी मूवी में काम सिर्फ उसके कनेक्शंस की वजह से मिला था, उसके टैलेंट की वजह से नहीं। मेरे पास उसे फिल्म में काम देने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने उसके लिए एक स्पेशल साइड रोल राइट डाउन करवाया
जिसमें काफी कम स्क्रीन टाइम और उससे भी कम डायलॉग्स थे। इसलिए उसके हिस्से के सीन्स को हटाने से फिल्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सच कहूं तो उसके रोल की वजह से फिल्म की पेस में कुछ कमी सी आ जाती है, जो कि मुझे जरा भी पसंद नहीं। उसके सीन को डिलीट करने के बाद फिल्म की पेस में काफी तेजी आएगी और मैं एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ उसका होना ना होना फिल्म पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगा। रही बात उसे ये बताने की कि उसे फिल्म किए गए हर सीन को डिलीट कर दिया गया है, तो मैं ये बात उसे बताने वाला ही नहीं। उसे ये बात तभी पता चलेगी जब फाइनली फिल्म रिलीज होगी। कृतिका समझ चुकी थी कि दिवाकर का इंटेंशन क्या है। इससे तो जो मैं करना चाहती हूँ उसका असर और भी ज्यादा शानदार होगा। ऑडियंस को ये बात पता ही नहीं चलेगी कि फिल्म में अनुष्का का कोई रोल भी था। जब उसे ये बात पता चलेगी तो गुस्से में आकर वो इसे लेकर सोशल मीडिया पर कोई ना कोई तमाशा जरूर क्रिएट करेगी, जिससे मूवी कई दिनों तक ट्रेंड करती रहेगी। सभी लोग सिर्फ हमारी फिल्म की ही बातें करते रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो मैं अनुष्का से जुड़े इस स्कैंडल को उसी दौरान या उसके कुछ दिन बाद रिलीज करूंगी। अब सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि अनुष्का कब इंटरनेट पर इसे लेकर हंगामा करती है, और अगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो मैंने पहले से जैसा प्लान किया था, मैं इस स्कैंडल को उसी के अनुसार इंटरनेट पर डालूंगी। ये सही रहेगा। दिवाकर भी कृतिका से पूरी तरह सहमत था। हम ऐसा ही करेंगे। कॉल कट करने के बाद कृतिका ने फिर से अनिरुद्ध को कॉल किया। एक्चुअली वो निखिल को भी कॉल कर सकती थी, लेकिन किसी भी इंसान के सीक्रेट्स को पता लगाने जैसे काम में अनिरुद्ध एक्सपर्ट था, निखिल नहीं। इसलिए उसने दोबारा से निखिल को परेशान करना ठीक नहीं समझा। अनिरुद्ध को क्या करना है ये बताने के बाद वो सोने चली गई। अगले दिनों से वापस मुंबई के लिए फ्लाइट भी तो पकड़नी थी। एयरपोर्ट पर निखिल अपने साथ साथ अनुराधा आंटी को भी लेते आया था। पूरे 1 महीने के बाद अनुराधा कृतिका को देख रही थी। खुशी से उनके चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट सी आ गई। उसे गले लगाते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारा वजन काफी कम हो गया है। नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे कई दिनों के बाद देख रही है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। शूटिंग के दौरान निखिल ने मेरे लिए एक कुक का भी इंतजाम कर दिया था। वो हर वक्त मुझे अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाती थी। मुझे तो लगता है मेरा वजन कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया है। कृतिका ने उन्हें देखते हुए प्यार से कहा। कृतिका ने अपने गाल को हल्का सा खींचा। वो सच में थोड़ी सी हेल्दी तो हो गई थी। अनुराधा आंटी ने पहले मुस्कुराकर निखिल की तरफ देखा, फिर वापस कृतिका की तरफ मुड़ते हुए बोली, निखिल बेटा के तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे तुम्हारी जरा भी फिक्र नहीं करनी पड़ती। माँ, आप सिर्फ मेरे बारे में बात कर रही हो, क्या आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जो आप मुझे बताना चाहती हैं? कृतिका ने अनुराधा के साथ ठिठोले की। तुरंत अनुराधा के चेहरे का रंग बदल गया। वो थोड़ी सी घबराई हुई भी थी। वो तो मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद करने कैसे दे सकती थी? माँ, आप जानती हैं मैं आपके लिए कितना परेशान हो गई थी। उस वक्त मैं आपके साथ नहीं थी जो आपने किया। अगर डैड उससे परेशान होकर आपको हर्ट करने की कोशिश करते तो फ्यूचर में आपको उन लोगों के खिलाफ कोई भी कदम उठाना हो तो प्लीज आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि उस वक्त मैं आपके साथ रहूं ताकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूं। कृतिका परेशान होते हुए बोली। उसकी बात सुन अनुराधा मुस्कुरा उठी। निखिल के रहते हुए तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं बेटा। जब तुम नहीं थी तो निखिल हर रोज शाम में मुझसे मिलने के लिए आता था। फिर उसने पलवंत और शेरा को मेरी सेफ्टी के लिए हमारे घर पर भेज दिया। अगर वीरेंद्र घर पर आकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता तो भी वो मेरे आसपास भी नहीं पहुंच पाता। खैर, ये सब छोड़ो। निखिल बता रहा था तुम एक्टिंग सीखना चाहती हो, क्या ये सच है? कृतिका ने हामी भरी। हाँ माँ, शूटिंग के दौरान शुरू में मुझे कुछ दिक्कतें जरूर आई, लेकिन बाद में मुझे ये अच्छा लगने लगा। इसे प्रॉपर ढंग से स्टडी करके मैं अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करना चाहती हूँ। इस फील्ड में काम करना काफी चैलेंजिंग है, लेकिन इसमें आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं भी हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अनुराधा कृतिका के इस फैसले के अगेंस्ट नहीं थी। दोनों को घर पहुंचाने और हल्का नाश्ता करने के बाद निखिल जब शाम को वहां से लौटने लगा
तो कृतिका उसके साथ पार्किंग एरिया में आ गई। मैंने नेशनल ड्रामा एकेडमी में तुम्हारे लिए बात कर ली है। तुम अगले साल समर टाइम में एकेडमी को ज्वाइन कर सकती हो। चूंकि बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए तुम सीधे अपना सेकेंड ईयर स्टार्ट करोगी, निखिल ने कहा। कृतिका उसकी कार के बगल में खड़ी थी। अभी तो फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर विंटर की छुट्टियों के बाद स्टार्ट होने वाला होगा ना? क्या मैं इसी साल सेकेंड सेमेस्टर में एकेडमी को ज्वाइन कर सकती हूँ? सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने में मुझे पिछले दोनों सेमेस्टर्स को भी साथ में कवर करना होगा। लेकिन अगर मैं इसी साल सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन लेती हूँ तो मुझ पर सिर्फ एक सेमेस्टर को कवर अप करने का लोड रहेगा। इससे मेरी मुश्किलें थोड़ी आसान हो जाएंगी। अच्छा आइडिया है, मैं इंस्टीट्यूट में बात कर लूंगा। आने वाले न्यू ईयर में तुम्हारी मूवी भी थिएटर में आ जाएगी। अगर इस दौरान तुम एकेडमी को ज्वाइन कर लेती हो तो ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा, निखिल ने कहा। अचानक से जो आदमी उससे काफी सीरियस होकर बात कर रहा था, उसकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगी। ये अचानक से इसके मन में कौन सा ख्याल आया था? कृतिका ने कार की साइड से हटने की कोशिश की, लेकिन निखिल ज्यादा तेज निकला। उसने उसे कार के दरवाजे के पास चिपका दिया और दोनों हाथों से उसे घेर लिया ताकि वो कहीं न जा पाए। फाइनली तुम अपनी फिल्म की शूटिंग के बाद आज वापस आई हो, लेकिन मुझे एक बार भी तुम्हें हक करने का मौका नहीं मिला, निखिल धीमी आवाज में बोला। उसकी गहरी आवाज में थोड़ा भारीपन था। शाम का अंधेरा धीरे धीरे घिरने लगा था और इस हल्के अंधेरे में उसकी आवाज काफी सेक्सी लग रही थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान पूरा एक मंथ बीत चुका था। देश के साथ साथ मुंबई में ठंड के मौसम ने जोर पकड़ लिया था। ठंड के मौसम की बर्फीली हवा कृतिका के चेहरे से टकराई। वो दिखने में और भी ज्यादा गोरी लगने लगी थी, मानो निखिल गौर से उसे देखे तो किसी शीशे की तरह उसमें उसे अपना चेहरा तक दिखाई दे जाए। निखिल ने पहले कृतिका की उंगलियों को छुआ, उसके बाद उसने उसकी हथेली को थामकर अपने सीने पर रखा। उसकी ठंडी हथेली पल भर में गर्म हो गई। उसके बाद उसने उसे अपनी आगोश में लेकर हग कर लिया। उसके होंठ प्यार से कृतिका के माथे को चूम रहे थे। निखिल, कृतिका उसे याद दिलाना चाहती थी, जिस पार्किंग एरिया में वो दोनों थे वो एक खुली जगह में थी। लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ रही थी वैसे वैसे लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना कम कर दिया था। फिर भी कृतिका इस तरह ओपन में निखिल के इतने करीब आने पर काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाओ, कॉल मी मिस्टर निखिल ओबेरॉय, निखिल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उसकी गर्म सांसें कृतिका की सांसों से टकराकर उसके बदन में समा रही थी। ये दोनों के लिए ही एक अलग एहसास होता था। कृतिका धीमी आवाज में बुदबुदाई, तुम्हारे पूरे नाम से तुम्हें पुकारने पर ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे उम्र में बहुत बड़े हो, जो कि तुम सच में हो। निखिल की आंखें आश्चर्य में फैल गई। क्या इस बिगड़ैल लड़की को मैं कोई बुढ़ा लगता हूँ? उसने गुस्से से कृतिका की कमर पर अपनी पकड़ तेज कर दी। उसने और कस के उसे अपने गले से लगा लिया। मैं उम्र में भले ही तुमसे कुछ बड़ा हूँ, पर खुद को मैंने इस कदर फिट रखा हुआ है कि तुम्हारी उम्र से भी कम उम्र की लड़कियां मेरे करीब आने को बेताब रहती हैं। उसके उस बात को सुन कृतिका का पूरा बदन कांप उठा। ये इंसान फ्लर्ट भी करता है तो काफी प्राउड होकर। शायद उस रात एक बिस्तर में साथ सोने के बाद से अचानक इस लड़के को उसे डोमिनेट करने का हक मिल गया था। अचानक से उसने कृतिका को अपनी बाहों में थामकर हवा में उठा लिया, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि कृतिका अब भी कार से चिपकी हुई थी। हमें कार के अंदर चलना चाहिए, कृतिका ने घबराते हुए कहा। नहीं, हम कार के अंदर तभी जाएंगे जब तुम मुझे मेरे पूरे नाम से पुकारोगी, मिस्टर निखिल ओबेरॉय। निखिल उस वक्त अपनी जिद पर आ गया था। कृतिका हैरान थी, उससे कुछ कहा नहीं गया। डार्लिंग, हबी, मिस्टर ओबेरॉय, तुम्हें जो भी पसंद है उसे यूज कर मेरा नाम पुकारो, निखिल ने एक बार और कहा। कृतिका धीमी आवाज में बोल उठी, ऐसा करने पर तुम बहुत उम्र दराज लगने लगते हो, और पहले जब मैंने कभी भी तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारा है तो उस वक्त मैं तुम पर बहुत गुस्सा रहती थी।
एक तरह से उस वक्त मेरा मन तुम्हें डांटने को करता था, लेकिन अब भी मैं ऐसा करूंगी तो ये तो तुम्हारी इंसल्ट होगी ना। ना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, निखिल ने जोर से कृतिका के कमर पर चिकोटी काटते हुए कहा। लेकिन इससे दर्द की जगह कृतिका के बदन को जैसे बिजली का एक झटका सा लगा। उसका पूरा बदन सनसना उठा। वो उस लड़की को समझ क्यों नहीं पाता था। शुरू शुरू में उसने कई बार उसे मिस्टर निखिल ओबेरॉय कहकर पुकारा था, लेकिन अब उसे उसके पूरे नाम से पुकारने में उसे दिक्कत क्यों हो रही थी। बस एक बार, जैसे तुमने तब कहा था जब हम होटल के उस कमरे में पहली बार मिले थे। उस दिन को याद कर निखिल एक्साइटेड हो उठा। उस दिन जब पहली बार उस लड़की ने गुस्से में उसे मिस्टर निखिल ओबेरॉय कहकर पुकारा था, तभी वो समझ गया था ये लड़की उसकी हमसफर बनने के लायक है। कृतिका अब भी चुप रही। पता नहीं क्यों, शायद उसे शर्म आ रही थी, या शायद वो उसे मिस्टर निखिल ओबेरॉय तभी पुकारना चाहती थी जब वो उस पर गुस्सा हो। उनकी पहली मुलाकात में अभी अगर निखिल ने उसे गुस्सा नहीं दिलाया होता तो वो उसे कभी इस रूखेपन से तो नहीं पुकारती, और आज वो उसे वही कहने को कह रहा था। ये सच में एक बचकानी डिमांड थी। निखिल हल्के गुस्से से कुर्राया। वो जानता था कि कृतिका उसे कभी गुस्सा नहीं दिला सकती थी। उसके गुस्से ने तुरंत असर दिखाया। मिस्टर निखिल ओबेरॉय। कृतिका बड़ी मुश्किल से वो 3 शब्द कह पाई थी। डार्लिंग या हबी कहने से तो अच्छा है कि वो उसे मिस्टर निखिल ओबेरॉय ही कहे। ये तो वो उसे पहले भी कुछ एक बार कह चुकी थी, लेकिन फिर भी ऐसा करने पर उसे उनके बीच के एज गैप का एहसास होता था, जिससे वो अनकंफर्टेबल सा फील करने लगती थी। जिस इंसान से वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक बार भी नहीं मिली थी, अचानक से वो उसकी जिंदगी में इस तरह से आया कि वो उस पर डिपेंडेंट होने लगी। पहले वो एक अजनबी था, फिर उसकी हेल्प की, फिर वो उसका बॉस बना और फिर बॉयफ्रेंड। सच कहा जाए तो दिल के किसी कोने में उसे अपने बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करने के साथ साथ कृतिका उसे अपने मेंटोर की तरह देखती थी, चाहे वो कितनी भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। अगर बात एक्चुअल लाइफ एक्सपीरियंस की जाए तो वो निखिल से अपनी कंपैरिजन नहीं कर सकती थी। इस वक्त कुछ खास मैटर ऐसे थे जिसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ निखिल पर डिपेंड करती थी। निखिल ने उसे इनडायरेक्टली काफी कुछ सिखाया था। इस वजह से आखिर में वो खुद को निखिल के बराबर नहीं समझ पाती थी। वो उसका लवर होने के साथ साथ उसका मेंटोर भी था। वो उसे प्यार करती थी और उससे भी ज्यादा वो उसे रेस्पेक्ट करने लगी थी। इसलिए अब उसे उसके पूरे नाम से या सिर्फ उसके नाम से भी पुकारना उसे अनकंफर्टेबल फील करवाता था। जैसे ही कृतिका ने उसे उसके पूरे नाम से पुकारा, निखिल ने कार का दरवाजा खोल दिया। वो उसे अपनी बाहों में थामे हुए संभल कर उसके साथ कार के अंदर चला गया। इससे काम नहीं चलेगा। वो उसे अपनी बाहों में थामे हुए संभल कर उसके साथ कार के अंदर चला गया। उसके दाहिने कान को किस करते हुए उसने उसके कानों में कहा, एक बार और। कृतिका की मानो जैसे सांसें रुक गई। वो किसी गुलाब की लाल कली की तरह दिखाई दे रही थी, जो पूरी तरह खिलने से पहले खुद में ही सिमटी हुई शर्माती रहती है। लेकिन उसे उसके नाम से पुकारने की जगह कृतिका ने निखिल के गाल को अचानक से किस कर लिया। निखिल हैरान भी हुआ और खिलखिलाकर हंस भी पड़ा। इससे काम नहीं चलेगा। एक बार फिर से तुम्हें मेरा नाम पुकारना ही होगा। बेचारी कृतिका के पास उसकी डिमांड पूरी करने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था। मिस्टर निखिल ओबेरॉय कहते हुए कृतिका हल्का सा हकला भी गई। ये कहने के साथ ही शर्माते हुए उसने निखिल के सीने में अपना सिर छुपा लिया। कुछ पल तक उसे अपनी बाहों में थामे रहने के बाद निखिल ने कृतिका को आजाद कर दिया। क्योंकि वो एक लॉन्ग फ्लाइट लेकर आज ही मुंबई वापस आई थी, इसलिए निखिल उसे ज्यादा तंग नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि ऐसा करने से कहीं उसकी थकावट बढ़ न जाए और वो उससे नाराज ना हो जाए। मैं मंडे को वापस ऑफिस आ रही हूँ, कृतिका ने कहा। इतनी भी जल्दी क्या है? कुछ दिन और घर पर आराम कर लो, थोड़ा वक्त आंटी के साथ बिता लो, फिर ऑफिस आ जाना। कल ऐसे भी सैटरडे की छुट्टी का दिन है। कल का पूरा वक्त मैं माँ के साथ बिताऊंगी और मुझे आराम भी मिल जाएगा। फिर मंडे से मैं काम पे आऊंगी। इसके अलावा जितनी जल्दी मैं काम स्टार्ट कर दूं उतना अच्छा है।
मुझे कुछ और मंथ की सैलरी मिल जाएगी, क्योंकि एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, तो मेरे इनकम का सोर्स खत्म हो जाएगा। इसलिए जितना अभी अर्न कर सकूं मेरे लिए उतना बेहतर होगा, कृतिका ने जवाब दिया। निखिल ने उसके सिर पर हाथ थपथपाते हुए कहा, नेशनल ड्रामा एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद भी ऑफिस में तुम्हारी पोजीशन रिजर्व रहेगी। तुम्हें कंपनी में आने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर कोई सुटेबल केस इस बीच तुम्हारे लायक आएगा तो मैं सीधे उसे तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। इस तरह से तुम घर पर या कॉलेज में होते हुए भी काम कर सकोगी और तुम्हारी जॉब भी नहीं छूटेगी। कृतिका ने सोचा नहीं था कि वर्क फ्रॉम होम जैसे किसी रूल को ओबेरॉय कॉर्पोरेशन में भी फॉलो किया जाता होगा। सच में किसी का सपोर्ट आपकी मुश्किलों को कम कर देता है। ये कहा जा सकता था कि निखिल की गर्लफ्रेंड होने के कारण उसे इन दिनों अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल रही थी। अगले दिन कृतिका वापस से पीआर डिपार्टमेंट काम पर आ गई। अनामिका, जो कि सबसे क्लोज थी, उसके अलावा बाकी के कलीग्स भी उसे घेर कर खड़े हो गए। हर कोई जानना चाहता था कि किसी फिल्म के लिए शूटिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। कृतिका, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? अनामिका ने क्यूरियस होते हुए सवाल किया। अच्छा और बुरा दोनों ही। नॉर्मल लाइफ और फिल्मों में सेलिब्रिटीज हमेशा काफी ग्लैमरस नजर आते हैं, लेकिन जब वो काम कर रहे होते हैं तो उनकी लाइफ हम नॉर्मल लोगों से काफी मुश्किल होती है। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग के लिए तय की गई लोकेशन हमेशा अच्छी नहीं होती है। ज्यादातर शूट शहर से काफी दूर दराज इलाकों में होते हैं, जहां खाने पीने की अच्छी अरेंजमेंट नहीं होती, और यही एक बात हर किसी को परेशान करती है। भूखे पेट कोई कैसे काम करे? तुम वापस काम पर लौट आई, यानी कि तुमने आगे एक्टिंग लाइन में बढ़ने के बारे में नहीं सोचा है? अनामिका ने फिर से सवाल किया। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे महसूस हुआ कि एक्टिंग करना काफी इंटरेस्टिंग है। मैं फिलहाल सर्दियों के खत्म होने तक अपना काम कंटिन्यू करूंगी। आगे मेरे मन में कुछ और है, कृतिका ने जवाब दिया। अपनी डेस्क पर बैठी रुखसार ये सब सुनकर कुड़ते हुए बोली, नाटक क्यों कर रही हो? तुम शुरू से ही एक्टिंग करना चाहती थी। आखिरकार तुम इसमें माहिर जो हो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ तुम्हारे चाहने ना चाहने से तुम्हें फिल्मों में काम नहीं मिलेगा। सिर्फ एक मूवी की है तुमने, वो भी थर्ड लीड, और अब तुम्हें एक्टिंग सीखना है। मेरी मानो, किसी आर्ट स्कूल से डिग्री लेने के बाद भी एक्टिंग में तुम्हारा कुछ नहीं होगा। इसलिए अपना ध्यान पब्लिक रिलेशन के काम में लगाओ, फिल्मों में नहीं। उसे इग्नोर करो। कृतिका की रुखसार को कुछ कहने से पहले अनामिका ने कृतिका से कहा, कुछ दिनों से हम में से कोई भी उसकी बातों पर रिप्लाई नहीं कर रहा है। हम इतने आलसी हो गए हैं कि उससे बहस करने का हमें जरा भी मन नहीं करता। उनकी बात सुनकर कृतिका मुस्कुराते हुए बोली, आप सबको देखे हुए मुझे काफी वक्त हो गया है। मैंने सच में आप सबको बहुत मिस किया। मैंने आप सबके लिए कॉफी ऑर्डर की है। सब साथ मिलकर कॉफी पीते हुए बातें करते हैं। हाँ हाँ, ऐसा है तो मैं तुम्हें लेकर किसी बात पर हेजिटेट नहीं करूंगी। फ्यूचर में जब तुम सच में एक बड़ी सेलिब्रिटी बन जाओगी तो मैं अपने दोस्तों के सामने डींग मारूंगी कि एक पॉपुलर एक्ट्रेस ने मुझे कभी कॉफी पिलाई थी। अनामिका ने ठिठोले की। सागर भी इस मस्ती मजाक में इन्वॉल्व हो गया। कृतिका, ऑफिस आवर के बाद आज तुम मुझे अपना ऑटोग्राफ दे देना। जब तुम फेमस हो जाओगी तो मैं भी अपने दोस्तों को वो ऑटोग्राफ दिखाकर उनके सामने शो ऑफ करूंगा। ऐसा है तो मुझे फेमस होने के बाद तुम्हें ऑटोग्राफ देना होगा। सेलिब्रिटी बनने के बाद मेरे सिग्नेचर में थोड़ा चेंज तो जरूर आएगा। कृतिका ने सागर का मजाक उड़ाया। उसकी बात सुनने के बाद सब एक साथ हंस पड़े। ठीक उसी समय डिलीवरी बॉय का कॉल कृतिका को आया। वो बिल्डिंग के रिसेप्शन काउंटर पर आ चुका था, जहां से उसने कृतिका को अपना ऑर्डर पिक करने के लिए कहा। मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, अनामिका ने कहा। उन्हें लगा कि कृतिका अकेले सबके लिए कॉफी कैसे ला पाएगी, इसलिए दोनों साथ में बिल्डिंग के रिसेप्शन काउंटर की ओर चल पड़े। जब वो नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसी वजह से बिल्डिंग के सामने काफी भीड़ जमा हो गई थी। आज इतनी भीड़ क्यों जमा हो गई है? अनामिका ने क्यूरियस होते हुए सवाल किया। उसमें ज्यादातर सिर्फ लड़कियां थी। दिखने में उनमें से ज्यादातर तो स्कूल की स्टूडेंट्स लग रही थी। आज वीक ऑफ तो नहीं है, फिर ये सब स्कूल न जाकर यहाँ क्या कर रही हैं? इनमें से कुछ तो कॉलेज के बच्चे हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूल की बच्चियां हैं। शायद उन्होंने स्कूल बंक किया होगा। एंट्रेंस गेट के पास खड़े सिक्योरिटी ऑफिसर ने उनकी बातों को सुनकर जवाब दिया।
उसने निराशा में अपना सिर हिलाया। कुछ वक्त पहले मुझे पता चला कि प्रेम सिंघानिया आज यहाँ आ रहे हैं। मुझे लगता है आज के जमाने में जवान बच्चों का अपने पसंदीदा एक्टर और सेलिब्रिटीज के पीछे भागना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा करते हुए उन्हें अपना स्कूल तो बंक नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स के लिए बच्चों की लगातार महंगी होती स्कूल फीस भर पाना कितना मुश्किल होता है। ऐसे में अगर बच्चे भी लापरवाही दिखाएंगे और क्लासेस मिस करेंगे तो पेरेंट्स को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। चाहे उस भीड़ में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो या स्कूल के टीनेज बच्चे, सभी वहां क्लास बंक करके ही आए थे। वो सिक्योरिटी ऑफिसर अपने मिडिल एज में था। इस वक्त उसके बच्चे जरूर स्कूल में होंगे। एक गार्ड की जॉब से वह ज्यादा पैसे तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी अपने बच्चों की पढ़ाई में वो कोई कमी नहीं होने दे रहा था। क्या हो अगर उसके बच्चे भी किसी सेलिब्रिटी की बस एक झलक पाने के लिए अपने क्लासेस बंक कर रहे हो तो? इस वजह से अनामिका और कृतिका के सवाल से वो काफी रिलेट कर पा रहा था। प्रेम सिंघानिया, मैं उसके बारे में जानती हूँ। वो एक अडल्ट वेब शो में काम करके फेमस हो गया है। पॉपुलर होते ही वो घमंडी भी हो गया। किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए पिछले महीने जब वो दुबई गया था तो वहां वो ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया था। इतना सब होने के बाद भी लोग उसे पसंद कैसे करते हैं? अभी इस वक्त इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी इमेज काफी अच्छी है, फिर भी लड़कियां इस नालायक के पीछे पागल हुए जा रही हैं। ऐसे बिगड़ैल फेमस लोगों के कारण ही यंग बच्चे बिगड़ने लगते हैं, अनामिका ने चिढ़ते हुए कहा। जिस दौरान कृतिका अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी थी, उसी दौरान प्रेम के वेब शो को टेलीकास्ट किया गया था, जिसकी वजह से वो रातों रात पॉपुलर हो गया। शूटिंग में बिजी रहने के कारण कृतिका इस खबर से अनजान रही थी। तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो? प्रेम वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम कह रही हो। मीडिया ने उसे टारगेट कर उसके खिलाफ बस फेक न्यूज फैलाई है, और यहाँ आने में हमने तुम्हारे पैसे तो बर्बाद नहीं किया है ना। फिर तुम लोगों को किस बात की चिंता हो रही है? तुम लोगों को चिंता करनी है तो अपने बच्चों की करो, दूसरों के बच्चों की नहीं। एक टीनेज लड़की जो उस भीड़ में कृतिका और अनामिका की थोड़ा करीब खड़ी थी, उसने उन दोनों की बातों को सुन लिया और तुरंत उन पर भड़क गई। अनामिका उस लड़की की बदतमीजी से बौखला उठी। तुम इतने लापरवाह और बदतमीज कैसे हो सकती हो बेवकूफ लड़की? बेवकूफ मैं नहीं, तुम हो। जब हमने तुम लोगों के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा तो तुम हमारे बारे में गलत क्यों कह रही हो? हम जो चाहे वो करेंगे। तुम लोग होते कौन हो हमें जज करने और लेक्चर देने वाले? हम लोग तुम्हारे मैटर में इंटरफेयर करेंगे तो तुम लोगों को कैसा लगेगा? तुम लोगों को भी बुरा लगेगा ना। तो अच्छा यही रहेगा कि तुम लोग भी हमारे मैटर में इंटरफेयर मत करो। वो लड़की उन दोनों से कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव कर रही थी। उसकी बातें सुनकर अनामिका का हाथ उसे एक जोर का लाफा मारने के लिए उठ गया, लेकिन कृतिका ने उन्हें रोक लिया। फिर वो उस लड़की की तरफ पलटते हुए बोली, अपने से बड़ों को तुम कहकर पुकारना, क्या बात है। मैनर्स तो बहुत अच्छे हैं तुम्हारे। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें इतने अच्छे मैनर्स तो सिखाने से रहे। जरूर तुम्हारे इस प्रेम नाम के सेलिब्रिटी से तुमने ये सब सीखा है। कृतिका की आवाज बड़ी ही कठोर और बेरुखी थी। जिस घटिया से एक्टर के लिए तुम अपनी पढ़ाई को बर्बाद कर रही हो ना, फ्यूचर में वो तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाला। तुम्हारी स्टडी ही तुम्हारा फ्यूचर बनाएगी, लेकिन तुम्हें तो इसकी जरा भी परवाह नहीं। खैर, हमें तुमसे या तुम्हारी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह के घटिया मैनर्स तुम्हारे अंदर हैं, उसे लेकर कभी भी तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। हर कोई तुम्हारे बुरे बिहेवियर को लेकर तुम्हारे पेरेंट्स पर उंगली उठाएंगी। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स बदनाम होते हैं तो तुम्हें कैसा लगेगा? कृतिका एक ऐसी लड़की थी जो वीरेंद्र, सौमिता और सोनाली जैसी घटिया लोगों के साथ होते हुए भी अगर अकेले ही उन्हें डांट दे तो वो सब भी उसकी नजरों से दूर भाग जाना चाहते थे। फिर इस लड़की की कृतिका के सामने औकात ही क्या थी? तुम वो उसके गुस्सैल रूप के सामने बस हकलाती रही। उसने हार नहीं मानी, लेकिन उसकी जुबान पर कृतिका को खरी खोटी सुनाने के लिए ऐसे शब्द कोई आ ही नहीं रहे थे जैसे शब्दों से उसने अनामिका को नीचा दिखाया था। तभी अचानक से जोर से कोई चिल्लाया, प्रेम देखो देखो, प्रेम आ गया। प्रेम प्रेम प्रेम। वहां मौजूद सारी लड़कियां उसे देख पागलों की तरह चिल्लाने लगी। यहाँ तक कि जो लड़कियां भी कृतिका और अनामिका से प्रेम को लेकर बहस कर रही थी, वो भी पलटकर उसकी ओर अपना हाथ हिलाते हुए उसका नाम पुकारने लगी और आगे बढ़ गई। ठीक उसी पल एक हैंडसम जवान लड़का वहां पहुंचा। उसने सनग्लासेस पहन रखी थी,
और वो काफी एटीट्यूड में भी था। यहाँ तक कि जब उसकी एक झलक पाने के लिए वहां मौजूद उसके फैंस उसके लिए पागल हुए जा रहे थे, तो भी घमंड में उसने उनकी तरफ एक बार देखा तक नहीं। उसके साथ उसके आगे पीछे 4 तगड़े बॉडीगार्ड्स खड़े थे। वो लगातार भीड़ को धक्का देकर प्रेम और भीड़ के बीच एक डिस्टेंस बनाए हुए थे। धक्का दिए जाने के कारण वो सारी दुबली पतली लड़कियां एक दूसरे पर गिरती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसका नाम पूरे जोश के साथ पुकार रही थी। प्रेम प्रेम प्रेम, दूर हटो। उन चारों बॉडीगार्ड्स में से एक बॉडीगार्ड चिल्लाया। एक यंग लड़की ने प्रेम का ध्यान अपनी ओर करने के लिए उसका नाम पुकारते हुए उसकी तरफ अपना हाथ हिलाया। थप, उस लड़की के अपना हाथ आगे करके हिलाते ही एक बॉडीगार्ड ने उसकी बाह पर अपनी कोहनी पूरी ताकत से दे मारी। मैंने कहा दूर हटो। भले ही उस लड़की ने ठंड के मौसम के कारण एक मोटा जैकेट पहना हुआ था, लेकिन फिर भी उसे बहुत जोर से चोट लगी थी। आखिर उस बॉडीगार्ड ने जो उसे मारा था